सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा वर्क डन लीटर एटीएम में गिवन है, वर्क डन तुम्हारा है लीटर एटीएम में, और तुम्हें इस लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में। यूनिट कन्वर्जन फॉर वर्क लिख लेना ऊपर हेडिंग, यूनिट कन्वर्जन फॉर वर्क। ठीक है, अब तुम्हें लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है जिससे लीटर एटीएम तुम्हारा क्या हो जाए, लीटर एटीएम कट जाए और बस तुम्हारा जूल बने। तो ध्यान से सुन लो, जब कभी भी लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने की बारी आए या जूल को एटीएम में कन्वर्ट करने की बारी आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, तो उस केस में दो चीजें याद रखो। एक आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये दो यूनिट पता है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, ये भी सुन लो। चलो कैलोरी में भी बता देता, सॉरी, तीन चीज को याद रखो। आर इक्वल टू तुम्हें पता है गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, राइट और रॉन्ग। दूसरा आर की वैल्यू 0.0821 1 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 होता है। अब तुम मुझे बताओ कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई वैल्यू है वर्क डन की, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के 20 लीटर एटीएम, और इस 20 लीटर एटीएम को तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन दो आर की वैल्यू को किस तरीके से अरेंज करूं कि हमारा आंसर जूल में आ जाए। तो बहुत अच्छी और सिंपल बात यह है कि -20 लीटर एटीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल से और डिवाइड कर दूं 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल से, तो हमारा सब कुछ कट जाएगा और वैल्यू किस में बचेगी। वैल्यू देखो, लीटर एटीएम से लीटर एटीएम गया, केल्विन पर मोल से केल्विन पर मोल गया, वैल्यू से बची किस में, जूल में। तो अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो कितना आ जाएगा 8 पॉइंट। तो ये भी क्या होता है, अप्रोक्स इक्वल ही होता है। तो जब करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 20 इंटू कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2000 जूल हो जाएगा। अगर इसको किलो जूल में मैं करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 किलो जूल हो गया। लो, इतना सिंपल सा कन्वर्जन है। देखो अगर एनएटी में क्वेश्चन आ जाए, मेरी बात फिर से सुन लो, मैं हर चीज को बिल्कुल क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अगर एनएटी में क्वेश्चन आ जाए तो 8.314 को डिवाइड करके देख लेना 8.21 से, 8.314 को डिवाइड करके देख लेना 8.21 से, तो कुछ वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि देख रहे हो 10 पॉइंट आ गया, तो 1.1 के अप्रोक्स कुछ वैल्यू आएगी। तो वहाँ पे जब एनएटी में आंसर दोगे तुम, गेट में या नेट में, तो वहाँ पे इनको डिवाइड करके कर लेना, राइट। मैं डिवाइड करके ही बता देता हूँ कितना आता है डिवाइड करके, रुको 1 मिनट। ये तुम्हारी जो वैल्यू है एमसीक्यू लिखी है, तुम डायरेक्ट ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ देखो 1.01 आ रही है, 1.01, तो ध्यान रखना 1.01 आएगी। तो यार तुम कुछ भी कर लो, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 100 की करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। अगर मैं एक्यूरेट आंसर बताऊं इसका तो माइनस के 20 इंटू 1.01 इंटू 100 आएगा। तो इसे ही कर लो, कट जाएगा। तो 20 की किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 इंटू 101, तो बस तुम्हारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। और तुम्हें पता है 1 जूल इक्वल टू कितना होगा, 1/4.18 कैलोरी। तो इस वैल्यू को अगर तुम 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग लो। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की फिक्स होती है, तुम्हें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी पता है तुम्हें कि एटीएम में अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होती है। बस इन दोनों वैल्यू को इस तरीके से अरेंज करना है कि तुम्हारा कन्वर्जन जिसमें एग्जामिनर मांग रहा है उसमें कन्वर्ट कर दो। अगर वो लीटर एटीएम को जूल में मांग रहा है तो इस वैल्यू को ऊपर रखो, ऊपर मल्टीप्लाई करो और इस वैल्यू से डिवाइड कर दो।
अगर उसने तुम्हारा आंसर जूल में दे रखा है, उसने कह रखा है कि भाई 20 जूल है, इस 20 जूल को तुम लीटर एटीएम में कन्वर्ट करो, तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम क्या करो, 20 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 0.0821 लीटर एटीएम से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 8.314 से, तो तुम्हारा वैल्यू जो आएगी बाद में लीटर एटीएम में आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये तुम्हारा सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन है। पागल होते रहते हो, पता नहीं सर कैसे यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। चलो थका दिया तुमने आज। कर लेना आराम से, कितने यूनिट कन्वर्जन तुम्हें सिखा दिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थर्मोडायनेमिक्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, वेरिएबल अगर कांस्टेंट कर दूं तो हमारा किस टाइप का प्रोसेस हो सकता है, तो पहले वो समझो। देखो हमारा वर्क डन होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस के पीडीवी। तो अगर मैं वेरिएबल को कांस्टेंट रखना स्टार्ट करूं, वेरिएबल को अगर कांस्टेंट रखना स्टार्ट करूं, वेरिएबल को कांस्टेंट, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है, सबसे पहला मैं कह रहा हूं कि हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। और जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है तो इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल सा जो हम ये वर्क निकाल रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू माइनस के पीडीवी, ये क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क है। क्यों? क्योंकि अगर पीडीवी दोनों वेरी कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा हम किसके भी बोल सकते हैं कि ये आइसोथर्मल के लिए वर्क निकाल रहे हैं। कब? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। सेकंड बात कि अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएगा, PdV हो जाएगा। तो dV इज इक्वल टू जब तुम्हारा क्या आ गया 0, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। इस आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है 0। ये तुम्हें पहले प्रूव करा के दिखा चुका हूं मैं, सिंपल है। या तुम वैसे भी समझ लो कि अगर V2 माइनस V1 इक्वल टू 0 आ जाए, ये कब आएगा, जब V2 इज इक्वल टू V1 होगा। ठीक है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड प्रोसेस देखो, थर्ड प्रोसेस की जब तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। तो इस केस में जो वर्क डन इक्वल टू होगा वो कितना होगा, माइनस के पीडीवी। अब जो प्रेशर की वैल्यू उसने कांस्टेंट कर रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर लिखो, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस से वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सुनिए फोर्थ पॉइंट, सुनिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर तुम्हारी हीट कांस्टेंट हो जाए सिस्टम में, हीट इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जब हीट कांस्टेंट हो जाएगी मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हीट इक्वल टू कांस्टेंट हो गई या क्यू इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझे? सुन लो मेरी बात, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमें जब वर्क डन निकालना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी निकालना पड़ेगा, आइसोथर्मल के लिए भी हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। आइसोकोरिक के लिए तुम्हें पता है वर्क डन इक्वल टू 0 है, आइसोबैरिक के लिए तुम्हें पता लग गया कि वर्क डन इक्वल टू माइनस के पीडीवी है। एक चीज और पूछता हूं कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। बोलो, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। या मैं सिंपल सा कहूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। पूछो क्यों? क्योंकि जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी है ये दोनों के दोनों टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर तुमने टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया, देखो जैसे मैंने हीट कैपेसिटी में बताया था, ये एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होकर आ रही है तो तुम्हें हीट कैपेसिटी मिल रहा था, लेकिन अगर इनके नीचे कोई और वेरिएबल आ रहा है टेम्परेचर से अलग तो तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही थी, सारी 0 मिल रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमेशा
एंथैल्पी और यू हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, दोनों के दोनों जीरो रहेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान रख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, क्यों ये जीरो हो रही है, क्योंकि जो एंथैल्पी और ये इंटरनल एनर्जी होती है टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इसलिए ये क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जब हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन करा रहे थे, देखा होगा तुमने जब मैं वर्क डन पढ़ा रहा था और तुम्हें वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम में बता रहा था, तो उसमें कभी मैं गैस को एक्सपेंड कर रहा था और कभी गैस को कंप्रेस कर रहा था। क्लियर है। अब होता क्या है कि वो प्रोसेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। भाई अगर हम किसी गैस को एक्सपेंड कराना चाह रहे हैं तो मैं चाहूं तो उस प्रोसेस को स्टेप मैनर में कर सकता हूं, धीरे 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 गैस को इंक्रीज कर सकता हूं, उसके प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज कर सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो सडनली एकदम से गैस को एक्सपेंड कर सकता हूं। इट टोटली डिपेंड ऑन मी कि मैं उस प्रोसेस को किस तरीके से कर रहा हूं। इसी तरीके से, इसी टाइप से हमारे प्रोसेस दो टाइप में डिफाइन होते हैं। या तो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, या तो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिख लो इसको, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, या फिर तुम्हारा प्रोसेस इररिवर्सिबल हो सकता है। इररिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, ये चीज मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाई है। रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि चीजें इक्विलिब्रियम में है। भाई रिवर्सिबल कब होगा, रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जो चीजें हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम में है, और इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि एक डायरेक्शन है सडनली। भाई रिवर्सिबल क्या क्या हो गया कि वो हमारा प्रोसेस इस तरीके से रिवर्स कर सकता है, आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। हम चाहे तो उस प्रोसेस को वहीं पहुंचा सकते हैं जहां से स्टार्ट किया था, हम चाहे तो उसको वापस वहीं ले जा सकते हैं जहां से छोड़ा था। इट डिपेंड अपॉन मी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मतलब सुनते रहो। ये रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि सडनली तुम एक ही डायरेक्शन में उस चीज का चेंज कर दिया, राइट। अब देखो ध्यान से, एक मैं पिस्टन कंसीडर कर रहा हूं। मैं क्या लिया, एक कंटेनर लिया इस तरीके का, ठीक है, ध्यान से समझो। कंटेनर लिया इस तरीके का, ये हमने क्या लिया कि यहाँ तक हमारा एक प्रेशर है और इसके ऊपर हमने क्या ढक दिया, एक पिस्टन रख दिया, राइट। अंदर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बोलने लगूं कि अंदर का जो प्रेशर है P इनसाइड, वो PIN है, राइट। PIN इज द इनसाइड प्रेशर। अब जो हमने ये पिस्टन रखा है, ये वाला पिस्टन, क्या बना रहा हूं मैं, ये जो पिस्टन रखा है हमने, ये वाला, यहाँ पे वेट की फॉर्म में, ठीक है। इसका कुछ वेट होगा कि हमने इस पे क्या किया, छोटे छोटा वेट रख दिया। चलो वेट भी मैं रख देता हूँ। ये पिस्टन है इस तरीके से, इसकी सरफेस पर जो गैस को एक्सपेंड होने से रोक रहा है। सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। ये इसकी सरफेस है और इसके ऊपर हमने वेट रख रखा है, कुछ भी वेट इस तरीके का, ठीक है। वो वेट क्या है कि इस गैस को एक्सपेंड होने से रोक रहा है। चलो इतना ही वेट काफी है, राइट। अब देखो हमारा प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। कैसे कि अगर मैं इस चीज को धीरे धीरे करूं, मतलब सपोज करो कि इनिशियली जो हमारा हमने यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है, इंटरनल जो प्रेशर है हमने होल्ड करके रख रखा है, P इज इक्वल टू 2 ATM है, राइट। और हमें प्रेशर पहुंचाना है, प्रेशर इज इक्वल टू 5 ATM, ठीक है। दो तरीके, इस प्रोसेस को करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट ये जो कंप्लीट वेट है, इस पूरे वेट को हटा दूं और इस वेट को इधर रख दूं, तो हमारी गैस सडनली क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। और ये जो एक्सपेंड होगा एक स्टेप में होगा। भाई जो इवर्सिबल प्रोसेस होगा, जो हमारा एक्सपेंड होगा गैस का, वो सिंगल स्टेप में ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में ही डायरेक्ट एक्सटेंड गैस कर जाएगी। इसका जो वॉल्यूम पहले प्रेशर 2 ATM था, प्रेशर कितना हो जाएगा, 5 ATM। अब होता क्या है कि जैसे ही हम तुरंत सारा वेट हटा देते हैं, भाई सपोज करो हमें प्रेशर को 2 ATM को
5 ATM तक पहुंचाना है। और जो ऊपर से हमारा प्रेशर लग रहा है इस पे, इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। इसको क्या बोलते हैं? पी एक्सटर्नल, कि जो हमारा ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल। अब जैसे ही हमने वेट को हटाया और हमें 5 ATM ले जाना है, तो इस 5 ATM पर आने के बाद जो हमारा प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, हमें गैस को यहाँ पे क्या है 2 ATM, अभी हमारा क्या है कि पी एक्सटर्नल ज़्यादा है ना, क्योंकि हमने इस गैस को यहाँ पे थी, या तुम सपोज करो कि ये चीज़ इक्विलिब्रियम में। चलो हमने इस चीज़ को ऐसे कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट पे जहाँ पर हमारा ये सिस्टम प्रेजेंट है ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहाँ पे इसका भी ATM 2 पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल दोनों का सेम है, इसलिए ये एक इक्विलिब्रियम पर मेंटेन है। जैसे ही मैंने वेट को उठाना स्टार्ट किया, मैं 2 तरीके से वेट उठा सकता हूं। मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा उठाया वेट का और वो साइड में रख दिया। तो जैसे ही छोटा सा टुकड़ा वेट का उठाऊंगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेगा और फिर हमारी गैस का भी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो गैस को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और जब हमारा प्रेशर, इंटरनल प्रेशर 2 ATM और बाहर से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। भाई सपोज करो कि हमें इस प्रेशर को 2 से 2.1 ले जाना है, तो 2.1 ले जाने के लिए मैंने क्या किया, पिस्टन का एक वेट उठा के इधर रख दिया। तो हमारा पिस्टन तो ऊपर हो गया, हमने तो पिस्टन का प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब हमारी गैस क्या करेगी, हमारी गैस एक ऊपर की तरफ एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी, और वो एक्सपेंड तब तक होगी जब तक हमारा प्रेशर 2 ATM नहीं हो जाता अंदर का भी। मतलब कि इस केस में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन तब तक रहेगा जब तक हमारा पी इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल नहीं हो जाता। जब ये दोनों के दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो फिर से हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक टुकड़ा उठाएंगे कि सपोज करो हमें प्रेशर कितना करना है, 2.2 करना है। तो हमारी गैस जब पहले 2.1 थी तो वो 2.2 को अचीव करने की कोशिश करेगी। जैसे ही 2.2 पे अचीव करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से रुक जाएगा। तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इसमें जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। मल्टीपल स्टेप, या मैं कहूँ इन्फिनाइट स्टेप में ये प्रोसेस इस पॉसिबल होगा। मतलब छोटा छोटा धीरे धीरे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे स्लो चलेगा। एक स्टेप चलेगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर हटाओगे, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर एक स्टेप करोगे। तो तुम्हें लग रहा है, तुम्हें इस बात से ये भी पता लग रहा होगा कि हमें कितना काम करना पड़ रहा है सिस्टम से। अरे तुम्हें इस बात से ये नहीं पता लग रहा, भाई पहले हमने क्या किया 2.1, हमें फिर गैस एक्सपेंड करी, फिर 2.2 किया, फिर गैस एक्सपेंड करी। तो तुम्हें इसमें जितने ज़्यादा मल्टीपल स्टेप होगी इतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुन लो, इसलिए मैं इस चीज़ को आगे भी बताऊंगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन बहुत ज़्यादा होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल से। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में हर एक स्टेप में तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। पहले तुमने 2 से 2.1 पहुंचे, फिर 2.2, फिर 2.3, 2.4, इस तरीके से चलता रहेगा। हर बार इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहेगा। और ऐसे जो प्रोसेस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऐसे प्रोसेस जो नेचर में नहीं मिलते, मैक्सिमम जो प्रोसेस नेचर में मिलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस चेंज दिखाते हैं तुरंत के तुरंत। क्या दिखाते हैं? स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज से मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस चेंज से मतलब ये है कि मैं क्या करूं, पहले तो मैं जब रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा था तो एक एक टुकड़ा उठा रहा था। इसको बोलते हैं स्लो प्रोसेस, जिसमें इन्फिनाइट स्टेप लगते हैं, पता नहीं कितने करता ही रहता है, ये कंप्लीट ही नहीं होता। और दूसरा प्रोसेस है फास्ट स्टेप। हमने क्या किया, सारा वेट एकदम से उठा के और इधर रख दिया और हमारा एकदम से गैस एक्सपेंड कर गई, कहाँ पे पहुंच गई, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जैसे ही तुम्हारी गैस 5 ATM तक पहुंच गई तो अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 5 ATM, और बाहर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 5 ATM। इसलिए हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या ले लेते हैं कि जो पी इंटरनल है इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल हो जाएगा। कब हो जाता है? जब हमारा पिस्टन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है। भाई जहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया वहां पे तुम्हारा पी इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल हो गया। ये बात तुम मान के चलना। भाई सपोज करो तुम्हारा यहाँ पे P1 था इनिशियल प्रेशर। P1 क्या था कि इनिशियल प्रेशर P1 था, और तुम्हें प्रेशर कहाँ तक पहुँचाना है, P2 तक पहुँचाना है। तो तुम्हारा P2 कितना हो जाएगा, 5 ATM। तो जैसे ही तुम्हारा पिस्टन इस डायरेक्शन पे पहुंचेगा तो ऊपर से जो P एक्सटर्नल लग रहा होगा वो भी तो कितना लग रहा होगा, 5 ATM ही तो लग रहा होगा। अगर वो 5 ATM से ज़्यादा लगेगा, सुन लो मेरी बात, अगर वो 5 ATM से प्रेशर ज़्यादा लगेगा P एक्सटर्नल तो पिस्टन नीचे जाएगा। अगर वो 5 ATM से कम लगेगा तो फिर पिस्टन ऊपर आएगा। तो अगर हमें पिस्टन को P2 पे रोकना है 5 ATM पे, तो उस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाता है, P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल हो जाता है। इसलिए हम जो प्रोसेस में लेते हैं, जब भी कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस केस में हम P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल ले लेते हैं।
जैसे तुम रिवर्सिबल प्रोसेस में देखते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल ही होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर तुम्हें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रखा है तो तुम फाइनल प्रेशर कंसीडर कर लेना। चलो आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सुनते रहो बस चीजें। तो नेचर में जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इसमें फाइनाइट स्टेप होते हैं, इसमें फाइनाइट स्टेप होते हैं, और हमें एक स्पॉन्टेनियस चेंज देखने को मिल जाता है तुरंत के तुरंत। हमारा सिस्टम तो तुरंत के तुरंत क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया, तो एक्सपेंड एकदम से जल्दी करेगा। अब अगर मैं तुमसे वर्क डन की बात करूं कि हमारा जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है कि इरिवर्सिबल में ज़्यादा होता है, कि तुम्हें परफॉर्म करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम किस में करना पड़ेगा, बोलो किस में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तुम्हें रिवर्सिबल में करना पड़ेगा कि इरिवर्सिबल में? तो तुम्हें रिवर्सिबल में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल में। जब तुम गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब तुम गैस को एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सपेंशन वर्क जो होगा वो किस में होगा, रिवर्सिबल में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। और चलो सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें फील ही नहीं आ रहा, तुम एक बात बताओ, एक झरना है, ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, वो स्पॉन्टेनियस चेंज है, ऊपर से तुरंत नीचे की तरफ बह रहा है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि नीचे से ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट कर, अरे नीचे से ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट कर, तो क्या बहेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं हो गया? तो उस नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज में बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। इसलिए जब हमारा प्रोसेस एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल का वो ज़्यादा होता है, और जब तुम्हारा प्रोसेस कंप्रेशन होता है कि कोई चीज़ को तुम्हें कंप्रेस करना है तो उस केस में तुम्हारा इरिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा हो जाता है। ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली चीज़ें आगे प्रूव करूँगा, मैथमेटिकली भी प्रूव करूँगा। ध्यान से सुन लो, मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, लिखो मत इन चीज़ों को, सुन लो, मैं बाद में लिखाऊंगा कि जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, राइट। वो कब होगा, जब हम चीज़ों का एक्सपेंशन कर रहे हैं, कि हम स्पॉन्टेनियसली चीज़ों को डाल रहे हैं। अगर उसी चीज़ को हम अपोजिट करना स्टार्ट कर दे, कि सपोज करो तुम ना एक काम करो, तुम ऊपर से जाओ, तुम्हारे पास दो टाइप है। पहला टाइप क्या है कि तुम्हारे पास सीढ़ी है, और एक तुम्हारे पास क्या है, डायरेक्ट रास्ता है। एक तुम क्या कर रहे हो, एक बाल्टी पानी ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है, तुम हर एक स्टेप से चढ़ के जा रहे हो, तुम्हें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। और एक डायरेक्ट स्टेप है कि तुम ऊपर से बाल्टी रस्सी से डायरेक्ट लटकाई और डायरेक्ट नीचे पहुंच गई, तो किस में वर्क डन तुम्हें ज़्यादा करना पड़ा, जो ऊपर से डायरेक्ट नीचे लटकाई या तुम्हें स्टेयर से जो नीचे लेके जाना पड़ा उसमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा? तो वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, उस पानी को हर एक स्टेप पे लेके जा रहे हो, पहले एक स्टेयर्स पे उतरे, फिर एक स्टेयर्स पे उतरे, इस तरीके से, तो उसमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। और जिसमें तुम डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट रस्सी से नीचे कर रहे हो उसमें वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें हर एक स्टेप में वर्क डन करना पड़ता है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसमें जो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस है हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं, जितने भी इन्वायरमेंट में, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं। जैसे तुम सपोज करो कि एक नदी बह रही है, वो इस डायरेक्शन में बह रही है, अगर तुम उसको अपोजिट करने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो बहती रहेगी भाई, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अब तुम उसको वापस करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन इस केस में रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर तुमने इस एक वेट को तुमने उठाकर इधर रख दिया तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुम वापस से इस वेट को उठाकर फिर से यहाँ पे पुट कर दो तो फिर से तुम्हारा प्रेशर 2 atm हो जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को तुम स्विच कर सकते हो, उसको तुरंत के तुरंत एक्सपेंड कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। चलिए बोलो, पॉइंट क्लियर है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कंफ्यूज तो नहीं होगे ना अब आगे से? बिल्कुल नहीं होगे, मुझे पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अब हमें वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन तुम निकाल चुके हो दो प्रोसेस का। आइसोकोरिक में तुम्हें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन हो गया 0। आइसोबैरिक के लिए तुम्हें पता है कि पीडीवी कर्व होती है, तो उस केस में भी तुमने माइनस के पीडीवी वर्क निकाल सके। अब तुम्हारे पास दो प्रोसेस बचे, एक तो बचा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालोगे, और दूसरा बचता है आइसोथर्मल के लिए, राइट। तो मैं एक पूरा वर्क डन का चार्ट बना रहा हूं, उस वर्क डन के चार्ट को ध्यान से समझो। चार्ट क्या है कि तुम्हें वर्क निकालना है। पहले दो वक्त तो मैं बता चुका हूं, तो मैं सिंपल वर्क स्टार्ट करूंगा कि देखो तुम्हें निकालना है वर्क। अब वर्क निकालने के लिए तुम्हारे पास दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि तुम आइसोथर्मल वर्क डन निकाल सकते हो, आइसोथर्मल वर्क, राइट, या फिर तुम निकाल सकते हो एडियाबैटिक।
पहले तुम निकाल चुके हो, पहले 2 वर्क डन निकाल चुके हो, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट ये भी निकाल चुके हो, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट ये भी निकाल चुके हो, ये दोनों वर्क तुम निकाल चुके हो। अब मेरे पास 2 वर्क है, क्या कि या तो मैं आइसोथर्मल अपने प्रोसेस को ले जा सकता हूं। आइसोथर्मल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसी तरीके से चार्ट बनाना कॉपी में, सुन लो पहले। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें हीट इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0, मतलब हीट इक्वल टू क्या हो गई इसमें, कांस्टेंट हो गई। ये था हमारा वेरिएबल के। अब हमारा सिस्टम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि आइसोथर्मल में भी हम प्रोसेस को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं या इरिवर्सिबल कर सकते हैं। या तो हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं, राइट, या हम प्रोसेस को इरिवर्सिबल कर सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है, बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। या तो हम प्रोसेस को रिवर्सिबल कर सकते हैं या इरिवर्सिबल कर सकते हैं। और फिर रिवर्सिबल में भी 2 प्रोसेस है, या तो हम गैस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। भाई क्या, या तो हम गैस का एक्सपेंशन दिखा सकते हैं या फिर हम गैस का कंप्रेशन दिखा सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। ऐसे ही हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में कर सकते हैं कि या तो हम गैस का क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, या फिर हम गैस का कंप्रेशन कर सकते हैं। और जब तुम्हारा एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और जब कंप्रेशन होगा तो वर्क डन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही जब वर्क डन तुम्हारा कंप्रेशन होगा पॉजिटिव और जब एक्सपेंशन होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। बोलो यस और नो। देखो वर्क वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए निकाल चुके, प्रेशर कांस्टेंट के निकाल चुके, बचे बाकी 2 प्रोसेस। या तो आइसोथर्मल वर्क डन निकाल सकते हैं कि आइसोथर्मल हमारा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हो एक सिस्टम के साथ, या एडियाबैटिक में कर सकते हैं। फिर आइसोथर्मल में भी 2 तरीके से हम एक सिस्टम को परफॉर्म कर सकते हैं कि उस गैस को हम जो एक्सपेंड करा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो हम उसको रिवर्सिबल तरीके से कर सकते हैं या फिर इरिवर्सिबल तरीके से। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी 2 चीज आ जाती है, या तो हम गैस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं या कंप्रेशन कर सकते हैं। और एक तीसरा भी होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन एक ऐसा होता है जिसको हम वैक्यूम में करते हैं, या हम उसमें क्या ले देते हैं कि प्रेशर इक्वल टू 0 हो गया, कि पी एक्सटर्नल जो हमारा प्रेशर था हमने उसको हटा ही दिया, कंप्लीटली हटा दिया, तो वो पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0 हो जाता है। तो उस केस में हमारा वर्क डन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डोंट वरी, आई विल टेल यू लेटर। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सेम कहानी है कि एडियाबैटिक भी हमारे दोनों तरीके के हो सकते हैं, कि हमारे जो एडियाबैटिक है वो भी हमारे दोनों तरीके के हो सकते हैं। या तो वो रिवर्सिबल हो सकता है या फिर वो इरिवर्सिबल हो सकता है। अब रिवर्सिबल में भी 2 तरीके हैं, या तो कंप्रेस हो सकता है या फिर एक्सपेंशन दिखा सकता है। ऐसे इरिवर्सिबल में कंप्रेस हो सकता है या एक्सपेंशन दिखा सकता है, राइट। तो तुम्हारे पास कितने तरीके से वर्क का चार्ट आया, इस तरीके से समझ लो। जब कभी तुम्हें क्वेश्चन कोई गिवन होगा तो सबसे पहले तो तुम्हें यही मेंशन करके देगा कि जो तुम्हारा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। तो जब वो तुम्हारा प्रोसेस आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक के फॉर्मूले नहीं लगाने, क्योंकि तुम्हारे ये दिमाग की बड़ी गंदी आदत है कि तुम इन दोनों प्रोसेस को मिक्स कर देते हो। तुम्हें यही पता नहीं लगता कि उसने वर्क डन किसके प्रोसेस के थ्रू निकाला है, आइडियाबैटिक के निकाला है कि या फिर आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग निकाला है। तो पहली बात सुन लो, क्वेश्चन में जब कभी भी तुम्हें वो मेंशन करके देगा तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा कि वो जो वर्क डन पूछ रहा है वो आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या एडियाबैटिक के थ्रू पूछ रहा है, राइट। और जब आगे चलोगे तो उसमें यह भी मेंशन देगा कि वो तुम्हें रिवर्सिबल करा रहा है कि इरिवर्सिबल करा रहा है। समझ रहे हो कि वो तुम्हें प्रोसेस को रिवर्सिबल परफॉर्म करा रहा है कि इरिवर्सिबल करा रहा है। एडियाबैटिक में भी ऐसे ही गिवन होगा कि वो तुम्हें रिवर्सिबल करा रहा है कि इरिवर्सिबल करा रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, इरिवर्सिबल के लिए अलग होते हैं। इधर भी रिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूला होता है और इरिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूला होता है। बाकी इसमें मैं एक्सपेंशन का केस निकाल के तुम्हें बता दूंगा और एक कंप्रेशन का उसका अपोजिट ही होगा। क्लियर है? चार्ट क्लियर है ना? चलिए तो अपना पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, डाल लीजिए अब हेडिंग। बोलिए। सबसे पहले फर्स्ट डाल लो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट।
तो जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनो, मैं वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब पहले ही लिख लो कि टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, राइट। अब तुम्हें पता है कि वर्क डन इक्वल टू माइनस के PdV होता है। अगर मैं गैस को मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन को जनरली मैं लगाऊंगा, तो आइडियल गैस इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट और रॉन्ग। तो हमारा प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया, nRT/V। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू आ जाता है माइनस के nRT/V इंटू क्या हो जाएगा, dV। अब देखो ध्यान से, मैंने बहुत चीज़ें तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जब तुम्हारा चेंज देखना है तो तुम डिफ्रेंशिएट करते हो, और जब तुम्हें बहुत बड़ी छोटी चीज़ से बहुत बड़ी वैल्यू का चेंज देखना है तो तुम इंटीग्रेट करते हो। तो मुझे बताओ इस चीज़ में तुम क्या करोगे। जब तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, हर एक स्टेप काउंट हो रहा है, तो उस केस में इंटीग्रेट करते हैं, सुन लेना इस बात को। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे प्रोसेस में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो लो हमने क्या किया, इंटीग्रेट। तो वर्क डन किया, इंटीग्रेट। तो वर्क डन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के nRT, ये बाहर आ गया, इनटू dV/V, और वॉल्यूम V1 से कितना हो गया, V2 हो गया। एक्सपेंशन का केस ले रहा हूं मैं, किसका, एक्सपेंशन का, कि जब हम अपनी गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं V1 से V2 वॉल्यूम तक पहुंचा रहे हैं। बाकी तुम्हें पता है कि जब इस तरीके से कोई वैल्यू गिवन होती है, कितना 1/x इंटू dx, तो ये कितना हो जाता है, ln(x). बोलो हो जाता है कि नहीं। ये इंटीग्रेशन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब कुछ होगा कि नहीं होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के nRT। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln(V), और यहाँ इसमें कितना आ जाएगा, V1 से V2 तक। अगर मैं इसकी लिमिट भी मेंशन कर देता हूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के nRT ln, और कितना करूँगा, V2 अपॉन में V1। पॉइंट क्लियर है। अरे V2 अपॉन में V1 आ जाएगी। अब देखो ये जो फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आया है, ये तुम्हारा है ln में, ध्यान से सुन लो, ये फॉर्मूला तुम्हारा है ln में। अगर मुझे इस ln को log में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ln को जब log में कन्वर्ट करोगे तो मुझे 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस के 2.303 nRT log V2/V1। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, वर्क डन के लिए हो जाएगा। क्लियर है। ये प्रोसेस किस में है, जब मैंने वॉल्यूम के टर्म में लिखा। अब लेट सपोज अगर मैं आइडियल गैस मान लेता हूं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। कब, जब तुम्हारा nRT इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो तुम्हारा P1/P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा कि नहीं। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुम अगर इस वैल्यू को प्रेशर की फॉर्म में लिखना चाहो तो तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2.303 nRT log, प्रेशर में कितना आ जाएगा, P1/P2। चूंकि वर्क में आगे नेगेटिव साइन है तो हमारा कैसा वर्क हो रहा होगा, एक्सपेंशन वर्क हो रहा होगा, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्क के लिए फॉर्मूला हो गया। टेम्परेचर की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तुम्हें गिवन होगा। वॉल्यूम की फॉर्म में अगर चेंज करके दे तो वॉल्यूम की फॉर्म लिख दो V2/V1। अगर प्रेशर की फॉर्म चेंज करके दे तो P1/P2 कर दो। अगर तुम्हें कंप्रेशन कराए तो कंप्रेशन में जानते हो क्या चेंज होगा, बस तुम्हारी लिमिट चेंज हो जाएगी। जैसे तुम कंप्रेशन करा रहे हो, ये देखो ये है तुम्हारा, तो तुमने पहले क्या कराया, गैस को एक्सपेंड कराया, गैस को एक्सपेंड करा के यहाँ पे पहुंचे V1/V2। तो तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम था V1 और V2 क्या था, फाइनल। जब तुम कंप्रेस कराओगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो ये तुम्हारा इनिशियल हो जाएगा और ये तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। बस ये चेंज हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं। तो उस केस में जब तुम्हारा फॉर्मूला आएगा तो वहाँ पे V1/V2 आ जाएगा जब कंप्रेशन करोगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो तीन चीज़ तुम्हें पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस के W होता है, राइट। और तुम्हें पता है चूंकि हमारा प्रोसेस इज इक्वल टू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, तो तुम्हारा डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हीट इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के W हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा। तो जो हमारी हीट होगी,
हीट, तो Q इज इक्वल टू, जब W कितना आ रहा है माइनस के 2.3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस के 2.303 nRT log V2 बाई V1। तो ध्यान से सुन लो, Q टेम्परेचर 0 तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है पॉइंट? ये तुम्हारा पूरा का पूरा किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कितनी चीजें बात रखनी है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना है। तो वर्क डन का मैंने दोनों फॉर्म में बता दिया तुम्हें कि V2 V1 और इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, एक्सपेंड या एक्सपेंड कंप्रेशन भूल जाओ, तुम्हें तुरंत के तुरंत पता लग जाएगा। जब तुम्हें गैस को लिख के देगा कि V1 से V2 तक जा रहा है, तो तुम्हें इनिशियली वहां पे जो वॉल्यूम गिवन होगा वो V1 V2 तुम्हें पता लग जाएगा। बस तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना है, वर्क डन इक्वल टू माइनस के nRT ln V2 बाई V1। बस उसमें देख लेना कि कंप्रेशन लगा रहा है कि एक्सपेंशन लगा रहा है। अगर वॉल्यूम तुम्हें गिवन देगा यार, तुम्हें वॉल्यूम देगा कि अगर तुम्हारा वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू कितना है 20 लीटर है और वो कहाँ पे पहुंच रहा है V1 से 10 लीटर पे पहुंच रहा है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि V1 से 10 क्या करा रहा है, कंप्रेशन करा रहा है। तो V1 इक्वल टू 20 आएगा, तो 20 नीचे रखोगे और लीटर को 10 को ऊपर लिखोगे, राइट। अगर तुमसे वो V1 से 20 से कहाँ पे जा रहा है 40, तो 40 जाएगा तो V2 कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 20। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक अरेंज होके आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव में, तुम्हें साइन कन्वेंशन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें वॉल्यूम लिख के देगा V1 से V2 तक जा रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, V1 का तो पता लगा लोगे, V2 का पता लगा लोगे, इस फॉर्मूले में रख दो और जैसा तुम्हारा साइन आए एज इट इज छोड़ देना। V1 V2 का यहाँ पे पता लगा लोगे तो वो ऐसे वैल्यू आए तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, वो जब तुम क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लग जाएगा। ये तुम्हारा वॉल्यूम की टर्म में है, ये तुम्हारा प्रेशर की टर्म में है। वो कभी कभी प्रेशर की टर्म में भी दे देता है, और प्रेशर में ध्यान रखने ना, अगर ये वॉल्यूम तुमने लीटर में लिया तो ये भी लीटर में लेना पड़ेगा, अगर तुमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी। मोल तुम्हें पता होगा, टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में होगा, टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में होगा। V2 जिस यूनिट में लोगे ऊपर उसी यूनिट में नीचे लेना है। अगर ऊपर लीटर में ले रहे हो नीचे भी लीटर में, ऊपर ml नीचे भी ml, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब नीचे भी, ऊपर मीटर क्यूब नीचे भी मीटर क्यूब, ऊपर डेकामीटर क्यूब नीचे भी डेकामीटर क्यूब। ठीक है, इतनी चीज थी जितनी तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी प्रेशर अगर ऊपर एटीएम में तो नीचे भी एटीएम में लेना पड़ेगा, ऊपर पास्कल तो नीचे भी पास्कल। ठीक है, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, बाकी तो यूनिट यहाँ पे कट ही जाएगी, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। टेम्परेचर की यूनिट सेम केल्विन में, आर की यूनिट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 होता है, एंथैल्पी भी हमारा 0 होता है। तो बस दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड डालो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बस इसकी जगह क्या कर दो, इसकी जगह क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, इरिवर्सिबल लिख दो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओ सुन लो, ये चीज तुम्हें पता है ना कि log m माइनस के log n इक्वल टू मैं लिख सकता हूं log m बाई n। इतनी चीज़ पता है ना, तो मुझे था तुम्हारे पे डाउट हो रहा है, वहाँ पे मैंने किया था ना ln v, वहाँ से वो v2 बाई v1 किया था, तो वो ऐसे आता है ln v2 माइनस के ln v1, और तब तुम्हारा ln v2 बाई v1 आता है। ठीक है, खैर पता ही होगा इतना बेसिक तो। चलो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी कहानी सेम है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और जब तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल टू भी 0 रख दिया करो और डेल्टा यू इज इक्वल टू भी 0। ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 ही हो गए। अब तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये तुम्हारा पिस्टन यहाँ पे था और यहाँ पे इनिशियली जो उसका प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 था, और वो पहुंच कहाँ पे गया, P2 V2 तक पहुंच गया, राइट और नो। और जैसे ही वो P2 V2 पे पहुंचा, तो सपोज करो कि पहले इस पे P इंटरनल ये था और P एक्सटर्नल इसका हाई था, लेकिन जैसे ही तुमने ऊपर पहुंचे, एक्सपेंड गैस को किया, तो तुम्हारा P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल हो गया।
तो इस केस में तुम्हारा इंटीग्रेट कुछ नहीं होगा, सिंपल सा जो तुम फॉर्मूला यूज करते हो वर्क डन इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी। अब तुम्हें वर्क डन इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी को क्या कर सकते हो, V2 माइनस के V1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुन लो, जितनी चीज यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें पी एक्सटर्नल क्या लेना है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जब तुम्हें गिवन हो कि पी एक्सटर्नल 2 ATM है तो वही तुम्हें पी एक्सटर्नल लेना है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है कि एक गैस है जिसको हमने इरिवर्सिबली एक्सपेंड किया है, उसका P1 इज इक्वल टू 2 ATM था और V1 इज इक्वल टू 10 लीटर था, और जैसे ही हमने उसको एक्सपेंड किया इरिवर्सिबली तो उसका P2 इज इक्वल टू हो गया 10 ATM और हमारा V2 इज इक्वल टू हो गया 20 लीटर। तो जब तुम्हारा P एक्सटर्नल गिवन नहीं हो तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल ही कंसीडर कर लेना, मतलब इक्वल टू क्या कर लोगे, P2 ही कंसीडर कर लोगे। फिर से सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन में दो तरीके से आएगा, या तो तुम्हें P एक्सटर्नल गिवन होगा कि P एक्सटर्नल इक्वल टू 2 ATM है और वॉल्यूम चेंज आ रहा है इतना, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू करके लीटर ATM में निकाल सकते हो, ये बहुत सिंपल है। दूसरा केस कि तुम्हें P एक्सटर्नल का कभी पता नहीं लगता कि P एक्सटर्नल गिवन कब है, प्रोसेस पता है इरिवर्सिबल है, तो उस केस में तुम P एक्सटर्नल को कितना लोगे। तो बहुत सिंपल है कि जब तुम्हारा सपोज करो कि ये तुम्हारी इनिशियल कंडीशन थी, तुमने अपनी गैस को एक्सपेंड किया और तुम पहुंचे P2 10 पे, और तुम्हें पता है कि जैसे ही हम इस प्रोसेस पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल हो जाता है। भाई जब तुम फाइनल प्रोसेस पे पहुंच जाओगे या तुम कंप्रेशन पे पहुंच जाओ या फिर तुम एक्सपेंशन पे पहुंच जाओ तो उस केस पे P एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाता है, P इंटरनल। क्यों? क्योंकि तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगा। अगर सपोज करो P एक्सटर्नल ज्यादा हो गया तो वो तुम्हें लिख के देगा कि P एक्सटर्नल इतना है, अगर P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, अगर P एक्सटर्नल है ही नहीं तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो जब तुम्हारा P एक्सटर्नल क्वेश्चन में गिवन ना हो लेकिन तुम्हें P2 गिवन हो तो उस केस में तुम वर्क डन इक्वल टू क्या कर दोगे, माइनस के P2 V2 माइनस के V1 कर दोगे। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, राइट? तो P2 है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकता हूं, ये तुम्हारे फॉर्मूले होंगे, लिख लेना इन चीज को, ये बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन के लिए कि दो टाइप के क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं इरिवर्सिबल में, राइट? तो ये क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू माइनस के P2। अब देखो अगर मैं आइडियल गैस के लिए लिखना चाहूं तो P2 V2 इज इक्वल टू nRT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P2 इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं nRT बाई V2, राइट? तो मैं वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस के nRT बाई V2 माइनस के V1 कर सकता हूं, राइट और रॉन्ग? अब देखिए आगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं माइनस के nRT और क्या कर दूंगा, V2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस के V1 बाई V2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो सिर्फ तुम्हें वॉल्यूम दे देता है। क्वेश्चन देखो किस टाइप का होगा, क्वेश्चन होगा कि एक प्रोसेस है जो कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, ठीक है, एट टेम्परेचर 250 केल्विन पर हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी गैस मोल है वो क्या है, 2 मोल गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने के बाद उसका जो वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2, V1 इज इक्वल टू 10 लीटर और V2 इक्वल टू 20 लीटर। तो मुझे बताओ कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो उस वर्क डन में तुम्हें फॉर्मूला तो बस यही पता है, तुम्हें फॉर्मूला तो यही पता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस के P2 V2 माइनस के V1, या तुम्हें ये पता है। अब तुम देखोगे इसमें तो P एक्सटर्नल गिवन ही नहीं है, तो P एक्सटर्नल गिवन नहीं है तो तुम इतने चालाक आदमी हो ना, वो इतने ओवर स्मार्ट, P एक्सटर्नल को 0 ही मान लेते हो। क्यों 0 क्यों मानना है, फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को इसमें चेंज करो। जब इसमें चेंज करोगे वर्क डन इक्वल टू माइनस के nRT 1 माइनस के V1 बाई V2, बस कर दो, कोई दिक्कत है इसमें? और अगर V2 V1 प्रेशर की फॉर्म में तुम्हें दे दे तो लो, प्रेशर की तो चीजें करने की होती है। तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT बाई P1, nRT बाई P2, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT बाई P2। तो बस कुछ नहीं, अगर तुम्हें प्रेशर की फॉर्म में वैल्यू को दे देता है तो ये प्रेशर वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो तुम्हारा एक प्रेशर की फॉर्म में फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की। क्लियर है इतनी चीजें?
सिंपल है, कुछ नहीं है, बस यही फॉर्मूला लगना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। जब तुम क्वेश्चन करोगे और ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होगी तो क्वेश्चन ऐसे होगा, तुम्हें ना यूनिट कन्वर्जन में अटकोगे ना ही तुम किसी चीज़ में अटकोगे। अब एक चीज़ होती है फ्री एक्सपेंशन। देखो चीज़ कॉमन है, डेल एच डेल टू, इसके लिए भी 0 है, ठीक है। ये फॉर्मूले लिख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जितनी चीज़ बता रहा हूँ। एक होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब खुद से ही तुम्हें पता लग रहा होगा कि फ्री एक्सपेंड कर रही है गैस, और जब फ्री एक्सपेंड कर रही है इसका मतलब पी एक्सटर्नल उस पर कुछ है ही नहीं। तो इस केस में जब फ्री एक्सपेंशन बोल देता है तो उसमें पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर मैं क्या करना चाहूँ, फ्री एक्सपेंशन करना चाहूँ, आइसोथर्मली फ्री एक्सपेंशन करना चाहूँ, फ्री एक्सपेंशन में करना चाहूँ, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, और जब गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है तो पी एक्सटर्नल कितना हो गया, 0 हो गया। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मली है, राइट। तो पी एक्सटर्नल 0 है, टेम्परेचर इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन इक्वल टू हो गया माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और पी एक्सटर्नल 0 है मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब वर्क डन इक्वल टू 0 हो गया तो तुम्हारा हीट इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा एच इक्वल टू भी 0 और डेल्टा यू इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन तुम्हारा जैम में आ रखा है। देखो चिपकाओ, सेम एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारा जैम में आ रखा है कि अगर गैस तुम्हारी फ्रीली एक्सपेंड कर जाए आइसोथर्मली तो उस केस में क्या होगा। आ गया समझ में। तो एक टेबल बना दो तीनों की, और टेबल बना के उसमें लिखो, पहला रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डेल्टा एच डेल्टा यू कैसे होंगे, सेकंड टेबल में इसका इरिवर्सिबल के लिए लिखना सारी चीज़ें, और तीसरे में फ्री एक्सपेंशन के लिए। बनाओ, मैं नहीं बना रहा। तो ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल में जब कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन करा दूंगा मैं, क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहे मुझे, मिल क्या, ठीक है। हीट निकाल लोगे सेकंड प्रोसेस में, हीट भी निकाल लोगे, हीट में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए डालो।